This is Avinash, and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फेज चेंज के बारे में। अब ये जो फेज चेंज है ना, ये कुछ नया नहीं होगा। ऐसा फेज चेंज आपने लोअर क्लासेस में जरूर सीखा होगा। क्या होता है फेज चेंज, कुछ डेफिनेशंस मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता, मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड पर। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। अब ये ब्लैंक पेज को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फेज चेंज में क्या है ना, तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मटेरियल जो है वो तीन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मटेरियल जो है वो क्या कर सकता है सर, तीन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, कभी भी अगर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, तुमने सुन रखा होगा जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, फिर इसका उल्टा क्या होगा सर? अगर कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, तो आप इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो, और आप इसको लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, आप इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हो। सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। उसी तरह लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। अब ये सब ना आपने लोअर क्लासेस में जरूर सीख रखा होगा। ठीक है, याद करो, चुन्नू मुन्नू हुआ करते होगे, तब शायद आपको आपके टीचर ने ये बताया होगा। अच्छा, फिर इसका उल्टा क्या होगा सर? अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन कहां पे देखा होगा? वो गैस का स्टोव देखा होगा, वो जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर की जब सीटी हटा दी जाती है तो उसमें से वेपर निकलता है। उसके ऊपर अगर प्लेट ला के रख दोगे ना, तो प्लेट में आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल होता है जो आप लोग शायद जानते हो। अच्छा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं ना, जैसे कैंपर हो गया, ये क्या होता है, ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस वाले फेज में आ जाते हैं, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड वाले फेज में आ जाएंगे। बीच में जो लिक्विड फेज होता है वो गायब हो जाता है। अब इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस जाओ या गैस से लिक्विड आओ, दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये फेज चेंज है। अच्छा, इसके साथ ही ना मैं आपको कुछ और भी डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे मैंने बात किया था मेल्टिंग पॉइंट का। अब ये मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर एक सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, वो 9th-10th के स्टूडेंट अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्लास 11th और 12th के बच्चों से जो डेफिनेशन एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये आप बोलोगे, वो इक्विलिब्रियम से मिलकर बनता है। केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा है, फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया दैट टेम्परेचर at which the solid and liquid phase exist in equilibrium। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, फिर एक और, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करना स्टार्ट करता है। इसी को आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हो। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस में जो लिक्विड होता है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है। ओके, अब इसी के जैसा एक और डेफिनेशन आपको मिलेगा, और वो क्या होता है सर? वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? ये जो लिक्विड फेज होता है और ये जो वेपर फेज होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो आप ऐसा लिखोगे, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का होता है सेल्सियस स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल में कुछ अलग है, केल्विन स्केल में कुछ अलग वैल्यू है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस याद रखेंगे। ओके, इसके साथ साथ और क्या सीखना है सर? तो इसके साथ साथ ना मैं आपको बोलूंगा एक एक्सपेरिमेंट आप जान जाओ। फेज चेंज में आप क्या जान जाओ? एक एक्सपेरिमेंट जान जाओ। अब कैसा एक्सपेरिमेंट है, क्या करना है एक्सपेरिमेंट में?
तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, इस कंटेनर में हमने आइस के क्यूब्स डाल के रखे हैं। ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने आइस के क्यूब्स डाल दिए। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आइस के क्यूब्स है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आइस के क्यूब्स है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है ना, आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पर आइस के क्यूब रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला है। अच्छा, अब ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ना मैं यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगाने वाला हूँ। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक थर्मोमीटर हमने इस तरह से प्लेस कर दिया है, ठीक है। ये रेड रंग का क्या है, थर्मोमीटर है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में हम सर बात करेंगे, तो अगर ये आइस क्यूब है तो आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या होगा सर, 0 डिग्री सेल्सियस से तो अनडाउटेडली कम होगा। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था -20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है ना, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे सर, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है सर, देखते हैं। तो अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो इसका अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह का एरो बना रहा हूं। ये एरो जो है, एरो का मतलब हो गया कि मैंने इसको क्या कर दिया है, आग में चढ़ा दिया है। आग में चढ़ा दिया है तो अभी इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ चेक करने वाले। ठीक है भाई साहब, अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ के लिए मैं एक्सेस बना देता हूं। ये मेरा वाई एक्सेस और ये मेरा एक्स एक्सेस, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, कैपिटल टी में मैंने टेम्परेचर लिखा है और स्मॉल टी पे मैंने क्या लिखा है, टाइम लिखा है। अब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट करेगा, अगर टेम्परेचर का वैल्यू देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पर जब आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है, उस समय टेम्परेचर कितना है, उस समय टेम्परेचर था -20। तो मैं ना यहां कहीं से स्टार्ट करने वाला हूं, -20 डिग्री सेल्सियस से मैं क्या करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं। अब आप देखोगे स्टार्टिंग में जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे जैसे ही आपने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, समय के बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा। मतलब जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बढ़ना स्टार्ट होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से बढ़ना स्टार्ट होगा। हमने क्या देखा, टाइम का वैल्यू बढ़ रहा था तो टेम्परेचर का वैल्यू भी बढ़ा। -20 से वो कहां पहुंच गया, -20 से वो पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस में। अब तुम देखोगे ना कि कुछ टाइम के लिए क्या हो गया है, जो थर्मोमीटर का रीडिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। तुम्हारे मन में डाउट होगा कि क्या सर का ये जो थर्मोमीटर है वो खराब हो गया क्या, तो हम क्या करते हैं, वो टाइम बढ़ने देते हैं। अब तुम ये सोच ही रहे होगे कि क्या थर्मोमीटर खराब हो गया है, उसके बाद आप अचानक से देखोगे कि थर्मोमीटर जो है वो वापस से क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। फिर थोड़ी देर बढ़ने के बाद ना वापस से देखोगे कि थर्मोमीटर का जो रीडिंग है वो क्या हो गया है, वापस से कांस्टेंट हो गया है। और इस बार और टाइम के लिए अगर आप इसको देखोगे तो ये और टाइम के लिए इस बार इसका रीडिंग नहीं चेंज होगा। मतलब इसमें अगर मान लो इसमें अगर कुछ टाइम लगा था, मान लो 10 सेकंड लगा था, तो इसमें डेफिनेटली 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा जब इसका रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर कुछ समय के बाद देखोगे वापस से ऑटोमेटिकली रीडिंग जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्या हो रहा है सर, तो इसको जब आप क्लोजली एनालाइज करोगे, तो जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था ना, जब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस में क्या था, आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस में आइस है। ठीक है, अब आइस को आपने हीट सप्लाई किया तो आइस क्या कर रहा है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। कब तक बढ़ाया होगा इसने, जब तक ये क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस नहीं बन जाता। 0 डिग्री सेल्सियस आइस नहीं बन जाता तब तक इसने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया। अच्छा, अब ये आइस के बाद इसने टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया था, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रहा था, फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ। फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है सर, ये जो आइस है वो क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जब तक ये पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मान लो आपने जो भी मास लिया है, पूरा मास ऑफ आइस जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना, तब तक टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं करेगा। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, उसके बाद जैसे ही वाटर पूरा वाटर में कन्वर्जन हो गया, पूरा का पूरा आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर बन गया। उसके बाद आप देखोगे जैसे आप टेम्परेचर, जैसे आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ के कितना पहुंच गया सर,
टेम्परेचर बढ़ के पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंच गया, ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर हो गया। ठीक है सर, समझ में आया, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होगा, अब फिर से टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि फिर से यहां पर फेज चेंज होगा। आप एनर्जी प्रोवाइड करते रहो, ये वाटर क्या होगा, वाटर से वेपर के फेज में जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर। एक बार पूरे पूरे वाटर का कन्वर्जन वेपर में हो जाए, उसके बाद आप देखोगे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा, और एक्सपेरिमेंट को जब आपने एनालाइज किया तो हमारे पास एक ऐसा रीजन यहां पर आया, इस वाले रीजन में जहां पर हमने देखा कि कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, और एक रीजन यहां पर आया जहां पर हमने देखा टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये जो ब्लू वाला रीजन है जहां पर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, तो वहां पर जो भी आपने हीट सप्लाई किया था, जो भी आपने हीट सप्लाई किया था, वो हीट क्या कर रहा है, वो हीट फेज को चेंज करने में काम आ रहा है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में किया गया था ना, तो उन्होंने देखा कि भाई मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं लेकिन कोई चेंज इन टेम्परेचर हो नहीं रहा है। मतलब उन्होंने देखा कि इसका जो इफेक्ट है, एनर्जी जो आपने हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया 0 डिग्री सेल्सियस से आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, उसका जो इफेक्ट है वो हिडन है। इसलिए उन्होंने यहां से यहां का जो हीट सप्लाइड है उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, लैटेंट हीट। उसी तरह यहां से यहां पे जो हीट सप्लाइड है उसका भी नाम उन्होंने क्या रख दिया, लैटेंट हीट। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको दो डेफिनेशन और बताऊंगा। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन क्या है सर, तो पहला वर्ड होता है लैटेंट हीट, पहला वर्ड है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर समझाने के लिए बात करूं, अगर आपके पास मान लो 1 ग्राम आइस है, अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आप ये चाहते हो कि वो 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाए। मेरे पास सर आइस था कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना कितना है सर मेरे पास, तो 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो वाटर में, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेम 1 ग्राम वाटर, कोई मास का लॉस नहीं हुआ, 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस में था, मैं चाहता हूं कि वो 1 ग्राम वाटर बन जाए एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करोगे इन ऑर्डर टू मेक दिस कन्वर्जन, उसी को आप क्या बोलोगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस और वाटर के केस में ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 80 कैलोरीज। तो इन जनरल हम कैसे डिफाइन करते हैं सर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, तो 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस आप ले लो, 1 ग्राम ऑफ एनी सॉलिड ले लो, उस 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को, ठीक है, आपको 1 ग्राम ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करना है इन दैट मटेरियल्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे जिससे वो 1 ग्राम सॉलिड 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट एनर्जी इज ओनली नोन एज लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट क्यों है, क्योंकि यहां से यहां जो इफेक्ट था ना वो नहीं दिख रहा था, इफेक्ट मतलब टेम्परेचर राइज, यहां से यहाँ टेम्परेचर राइज दिखा, यहाँ पे कोई टेम्परेचर राइज नहीं दिख रहा था, इफेक्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने लैटेंट रख दिया, हिडन रख दिया। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन करोगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है the amount of heat energy required, amount of heat energy required to convert 1 gram solid, to convert 1 gram solid to 1 gram liquid, 1 gram solid to 1 gram liquid at फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। एट फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अच्छा, एक और वर्ड जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा सर, एक और वर्ड आपको मिलेगा वो है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही आसान लेक्चर है ना, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा लेंथी कर दिया। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सर ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसका डेफिनेशन होता है कि अगर आपके पास मान लिया जाए 1 ग्राम लिक्विड है, ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं तो 1 ग्राम लिक्विड था आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, आप इस 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस।
तो जो भी हीट आप सप्लाई करोगे ना, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लिक्विड वेपर के केस में उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 540 कैलोरीज, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जनरल सर हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required, the amount of heat required to change 1 gram liquid, to change 1 gram liquid to 1 gram vapor, 1 gram liquid to 1 gram vapor at boiling point। बॉइलिंग पॉइंट पे कितना हीट प्रोवाइड करने से 1 ग्राम लिक्विड को आप 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट कर पाओगे, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ऐसा लिखते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज फॉर वाटर इज 540 कैलोरीज पर ग्राम एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। मेरे को मन कर रहा है ना कि मैं एक न्यूमेरिकल भी यहीं पर बता दूं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला स्लाइड सिर्फ फेस चेंज का न्यूमेरिकल होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब सिंपल सा न्यूमेरिकल कैसा है, ये बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी required to convert 1 ग्राम ले या 10 ग्राम कुछ भी ले लो, मान लो, टू कन्वर्ट 10 ग्राम, ये 10 है, टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 ग्राम वेपर, 10 ग्राम वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, एक न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल बन जाए, हजार लाखों करोड़ों कैसे भी न्यूमेरिकल बन जाए, आप सब सॉल्व कर पाओगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस to 10 ग्राम वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर अगर है तो उस 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम वेपर बनाना है एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं सर क्या करेंगे। तो आपके पास ये बोला गया कि वी हैव 10 ग्राम आइस, वी हैव 10 ग्राम आइस, और कितने टेम्परेचर पे था, -20 डिग्री सेल्सियस पर। आप इसमें अगर एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ये जो 10 ग्राम आइस है, आप इस 10 ग्राम आइस का पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे। पहले जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप जब इसको पहला अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड किया ना, मान लो Q1 एनर्जी, तो Q1 एनर्जी क्या कर रहा है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। -20 से इसने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगर Q1 देखोगे तो सर Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 में क्या हो रहा है, Q1 में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा t। कितना मास था, तो 10 ग्राम का मास है। c का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस का वैल्यू होता है हाफ, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 का। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 कैलोरीज का, ठीक है। मतलब 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को अगर आप 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करोगे दैट विल बी इक्वल टू 100 कैलोरी, ठीक है सर। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस में आपने इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो ये जो 10 ग्राम आइस था ना, ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ये अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मुझे Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा था, तो ये जो Q2 है, ये Q2 टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा सर। अगर 1 ग्राम आइस का कन्वर्जन करना होता था, अगर 1 ग्राम आइस का कन्वर्जन आइस से वाटर में करना था तो 80 कैलोरीज का एनर्जी लगता था। तो अगर 10 ग्राम का कन्वर्जन करना होगा तो 80 इंटू 10 लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ पर ये जो Q2 है, Q2 का वैल्यू कैसा लिखेंगे सर, हम Q2 वैल्यू लिख देंगे m टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m कितना है सर, 10 का है, एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो द वैल्यू विल कम 800 कैलोरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट में सोचो, फिर नेक्स्ट में क्या कर सकते हो। तो अगर आपके पास 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका जो नेक्स्ट फेज चेंज करोगे तो आप वाटर का टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे। नेक्स्ट जो फेज चेंज होगा वो हो जाएगा 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर से वाटर है मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये जो Q3 एनर्जी होगा वो वापस से mc डेल्टा टी होगा क्या सर, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, Q3 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो m c फॉर वाटर इंटू डेल्टा टी। कितना मास अवेलेबल है, 10 ग्राम। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरी, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज 100 का हो रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1000 कैलोरीज। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ही तुच्छ लेवल का न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना रफ्तार बढ़ा दिया है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो 10 ग्राम वाटर था आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आप इसको और एनर्जी दिए जा रहे हो तो लोग बोलोगे सर इतना एनर्जी लायक है, तो मोदी जी ने हमें क्या किया, एलपीजी प्रोवाइड कराया है, इतना महंगा एलपीजी, उसी को लगाया है हमने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगा दिया है। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद घर बार बेचने की नौबत आ जाए। 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट कन्वर्जन जो होगा सर वो हो जाएगा 10 ग्राम स्टीम, 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर से स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये जो Q4 होगा सर, ये Q4 क्या होगा, ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप Q4 कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना मास है सर, 10 ग्राम का। 1 ग्राम का कन्वर्जन करने में अगर 540 लगता तो टोटल कितना लग जाएगा सर, 5400 कैलोरीज लग जाएगा। ये मैंने Q4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या कर पाएंगे, तो देखो स्टीम बन गया। अब एक बार स्टीम दिखना स्टार्ट हो गया तो बस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो स्टीम का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ये पता नहीं शायद हाइड हो जाए, ये जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम स्टीम, 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो Q5 है ना, वो तो वापस से सर mc डेल्टा टी से काम चल जाएगा। तो जब आप Q5 का वैल्यू लिखोगे ना, तो ये Q5 कितना हो जाएगा, ये Q5 का वैल्यू हो जाएगा Q5 m c for steam into delta t. Mass, the value of mass was 10. Capacity, heat capacity for steam, steam का heat capacity कितना है, तो हाफ है, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, 20 का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा सर 10। ये भी कितना आ गया, 100 कैलोरी। अब हमसे क्या पूछा उन्होंने, टोटल एनर्जी पूछा है ना, तो टोटल जो आपने हीट सप्लाई किया है उसके लिए आप क्या करना, Q1, Q2, Q3, Q4 और इस Q5 को ऐड कर देना, जो भी आएगा ना वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, हो सकता है ये जो लेक्चर आया है ये थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन बहुत ही आसान लेक्चर था, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में सोचा इस सबको पढ़ा दूं। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा।